हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कंसिडरेशन। कमर्शियल लॉ का थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर की हमने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना ली हुई है और वो अपलोड भी हो गई है। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम कवर आउट करेंगे टॉपिक 3.3 से लेकर 3.6 तक, जिसमें आ जाता है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। Stranger to contract cannot sue. Exceptions to this rule. No consideration, no contract. Exceptions to this rule. And considerations meaning in English law as well as Indian law. कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है कंसिडरेशन का, वो भी हम आज की वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, इसलिए आपको फिर ही जो है कंसिडरेशन का मीनिंग या आगे आने वाले कुछ कंसिडरेशन के रिलेटेड वर्ड्स या रिपीटेड केसेस अच्छे से समझ आएंगे। और रही बात नोट्स की एक्सप्लेनेशंस की, तो वो वीडियो जो है आपको थर्ड पार्ट में मिलेगी। आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है? मीन्स अगर हम इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में, लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, मीन्स वो इंसान जिसको कंसिडरेशन के बारे में नहीं पता, मीन्स नहीं पता, मीनिंग का नहीं पता। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमें पता है कि दो पार्टीज होती हैं ए एंड बी, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक आ गई वर्ड कंसिडरेशन। मीन्स उस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है, कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्वॉल्व है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कंसिडरेशन भी है। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसमें कंसिडरेशन का बेनिफिट उसको मिलेगा। मीन्स यहाँ पे उसको कंसिडरेशन के बारे में नहीं पता। सो यहाँ से अब स्टार्टिंग से हम बुक्स एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उन्होंने कहा इफ़ अ कंसिडरेशन, जैसे कि हमने पीछे जो एसेंशियल्स की थी पिछली वीडियो में, वहाँ पे भी लिखा था कि जो कंसिडरेशन है वो मूव करती है प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। सो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में सबसे फर्स्ट लाइन उन्होंने क्या लिखी है कि वैलिड कंसिडरेशन हम किसको मानते हैं? उस कंसिडरेशन को जब वो प्रोमिजी या किसी और थर्ड पर्सन के बिहाफ पे भी, वो जो है प्रोमिसी के बिहाफ पे थर्ड पर्सन के भी मूव हो जाए, ए और बी। अब ये दो पार्टीज हैं, कंसिडरेशन जो है ए ने बी, ए की डिजायर थी, ए क्या था? प्रोमिसर। अब ए की डिजायर पे कंसिडरेशन बी के पास आई, अब ए की डिजायर पे ये बी से सी के पास भी जा सकती है और डी के पास भी जा सकती है। मींस ए के डिजायर पे कंसिडरेशन जो है वो मूव कर सकते हैं। मींस प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी के पास जो कंसिडरेशन आनी थी वो मूव कर सकती है प्रोमिसी या किसी और पर्सन के पास, तो हम उसको कहेंगे कि वो वैलिड कंसिडरेशन है। द पर्सन हु डज नॉट प्रोवाइड कंसिडरेशन इवन दो ही मे और मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट टू अ पार्टी। ये उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन टॉपिक की। यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि वो बंदा, थर्ड पार्टी जो है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है नहीं है, चाहे वो कंसिडरेशन दे रही है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है चाहे नहीं कर रही, कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं है, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन फिर भी उसको राइट मिल जाती है कि अगर उसकी जो राइट्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से जो आनी थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट से जो बेनिफिट मिलना था, अगर वो उसे नहीं मिलता तो उसके पास एक राइट होती है कि वो जो पार्टीज इन्वॉल्व है ना कॉन्ट्रैक्ट में, उनको स्यू कर सकती है। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू एक्सेप्शंस, कि कब एक बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं है स्यू नहीं कर सकता, कुछ एक्सेप्शंस है कि कब वो कर सकता है। वही ऐसे ही सीन है यहाँ पे भी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में। मीन्स वो बंदा चाहे पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, फिर अगर उसको उस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन या उसका बेनिफिट मिल रहा है तो उसके पास ये राइट भी आ जाती है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से जो राइट उसको मिलना था बेनिफिट वो नहीं मिलता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी पार्टीज हैं उन्हें स्यू कर सकता है। जैसे यहाँ पे लीडिंग केस चिनाया वर्सेस रमाया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए, क्योंकि ये केस वहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि चिनाया और रमाया, जो लक्ष्मी रानी होती है वो रमाया जो उसकी बेटी होती है उसे क्या कर देती है कि एक प्रॉपर्टी दे देती है, गिफ्ट कर देती है और स्टिपुलेशन लगा देती है, कंडीशन लगा देती है कि वो
हर साल अपने मामा को, चिनाया को, उसका मैटरनल अंकल था जो, एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे आउट करेगी। बाद में रमाया रिफ्यूज कर देती है। अब चिन्नाया जो था वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था, स्ट्रेंजर था, उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। लेकिन बेनिफिट किसको होना था इस कॉन्ट्रैक्ट का? चिनाया को। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, उसको नहीं पता था कि उसको पैसे मिलने हैं, लेकिन उसको इतना पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सो उसने स्यू कर दिया। इट वॉज हेल्ड कि ये सफिशिएंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो थी चिनाया की सिस्टर ने दी थी। ये इंग्लिश लॉ में तो नहीं है, कहते हैं बट अंडर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी एंड प्रोमिसी ओनली, देयरफॉर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स। ये इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ की बात हो रही है। इंडियन लॉ में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के पास मीन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के पास राइट आ जाती है कि वो जो है केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यूटन वर्सेस पूले, आपको केस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो है आप एग्जाम्पल की तरह भी इसको लिख सकते हो। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में ही ये सब पार्ट्स में क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि हमारे पेपर में होता है कि एक क्वेश्चन के हम 4 सब पार्ट्स कर सकते हैं और 4 सब पार्ट्स में ये टॉपिक्स आ सकता है। लेकिन अगर मेन क्वेश्चन की बात करें तो वो असेंशियल्स वाला है, ये मेन इतना क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल है कि एक्स ने वॉज प्रिपेयर टू कट टिम्बर ऑन हिज एस्टेट टू प्रोवाइड अ मैरिज पोर्शन। अपनी डॉटर की शादी के लिए उसने जो गया टिम्बर को कट डाउन करना था अपनी एस्टेट से, अपनी प्रॉपर्टी से, एक्स ने। उसकी डॉटर है वाई। अब उसका सन जो है जेड वो प्रॉमिस करता है कि मैं पैसे दूंगा अपनी बहन की शादी के लिए अगर एक्स जो है वो टिम्बर नहीं काटता, और एक्स भी एग्री कर देता है। अब जब जेड फेल टू पे अमाउंट, अब जेड ने पैसा नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में था? ये डायग्राम हम बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में था। यहाँ से कर लो, एक्स और जेड के बीच में, फादर और सन के बीच में। ये फादर है, ये सन है। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि एक्स जो है वो टिम्बर नहीं कट करेगा क्योंकि जेड उसको पैसे दे देगा अपनी बहन की शादी के लिए, मींस अपनी सिस्टर की शादी के लिए, वाई की शादी के लिए, जो इसकी क्या थी, डॉटर। अब जेड फेल कर देता, वो नहीं पैसे देता। अब वाई जो है इसको स्यू कर देता है जेड को। हैंस जो स्यूट था वो मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लोज रिलेशनशिप था। सो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट पार्टी टू कंसिडरेशन, मींस यहाँ पे फादर और सन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बेनिफिट किसको आना था? डॉटर को, जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी लेकिन फिर भी उसको बेनिफिट आना था। इस वजह से वो कोर्ट केस कर सकते हैं। मींस स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट अगर उस कंसिडरेशन का बेनिफिट मिल रहा है तो वो कोर्ट केस कर सकती है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने बताया कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व ना हो। अ पर्सन हु इज नॉट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सी आकर इन पे केस कर रहा है, इट मींस सी को कंसिडरेशन का बेनिफिट होना था लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। ही इज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और जनरल रूल यही है कि दोज पर्सन्स हु आर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली स्यू। जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं बस वही एक दूसरे पे केस कर सकता है, थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा करता है तो वो हम कहते हैं कि वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे किसी थर्ड पर्सन को वो राइट नहीं मिलता। यहाँ पे डॉक्ट्रीन एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस फाइल कर सकता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं दो पार्टीज के बीच में जब उन्होंने एंटर किया था, क्या वो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, या वो बोरोवर लेंडर का रिलेशनशिप है, या फादर और सन का रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। ये रिलेशनशिप उस टाइम का देखना है जब वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। नेक्स्ट नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि पीटर हैज बोरोड सम मनी फ्रॉम जॉन, मींस पीटर ने कुछ मनी उधार से ली जॉन से। अब पीटर के पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी जो उसने अर्जुन को सेल कर दी। पीटर ने उधार पैसे लिए जॉन से। पीटर के पास एक प्रॉपर्टी थी जो उसने बेच दी अर्जुन को। अब अर्जुन ने प्रॉमिस किया जॉन को कि जो पीटर है अगर वो पैसे नहीं तुम्हें देगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब अगर अर्जुन जो है फेल्स टू पे, then John cannot sue since Arjun is the stranger to contract। यहाँ पे डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई कैसे कि
पीटर ने उधार लिया था जॉन से, कॉन्ट्रैक्ट हुआ उधारी वाला पीटर और जॉन के बीच में। पीटर और अर्जुन में एक नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें पीटर ने अपनी प्रॉपर्टी बेची अर्जुन को। अब थर्ड में क्या हुआ, थर्ड पॉइंट में अर्जुन ने प्रॉमिस किया कि वो जॉन को पैसे पे करेगा अगर पीटर इन केस कोई डिफॉल्ट करता है। अब अर्जुन जो पीटर उसने तो पैसे दिए नहीं, लेकिन जो अर्जुन था वो भी फेल्स टू पे, मीन्स अब अर्जुन ने भी पैसे नहीं वो दे पाया। अब जॉन जो है इसको स्यू नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ। अब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर होगी और जो जॉन है वो अर्जुन को स्यू करेगा अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी आएगी। मींस स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी समटाइम्स जो है वो स्यू कर सकता है, जो कि नीचे यहाँ पे रूल्स गिवन है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा कैन नॉट स्यू, इट मींस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। अब ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है स्यू कर सकता है। जब ट्रस्ट की बात करें, एक्स ने सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी वाई को, किस ट्रस्ट के साथ कि जो एक्स का सन है जेड, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा वाई करेगा। जेड तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी का टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जेड स्ट्रेंजर है टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट फिर भी वो जो है जेड जो है वो केस फाइल कर सकता है वाई के अगेंस्ट बिकॉज ही इज बेनिफिशियरी अंडर द ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट था इन दोनों के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली बेनिफिट किसको देना था, कंसिडरेशन जो थी उसका बेनिफिट अगर जेड को हो रहा है, जेड को कंसिडरेशन का बेनिफिट, इट मींस वो बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वो स्यू कर सकता है एक्स को वाई को, क्योंकि एक्स ने ट्रांसफर की थी अपनी सारी प्रॉपर्टी वाई को। क्यों, एक्स के बेटे जो जेड है उसकी पढ़ाई के लिए। अब अगर वाई मना कर दे कि नहीं भाई मैंने पैसे नहीं देने, तो जेड जो है बीइंग अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकता है केस वाई के खिलाफ। वेयर द ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिशियरी अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके पास ये राइट्स आ जाती हैं कि वो फाइल कर सके केस। नेक्स्ट, ये कुछ भी हमने केसेस नहीं करने क्योंकि हमने इसकी सिर्फ एग्जाम्पल करनी है। सेकेंड पॉइंट आता है वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक केस है, हम यहाँ ये वाला केस कर लेते हैं। अगर आपने ये नाम नहीं याद रखने तो आप सिंपली जो है एक्स और वाई भी ले सकते हो, मैंने बहुत बार आपको बताया। यहाँ पे क्या होता है, अपीलेंट, अपीलेंट क्या होता है, वो बंदा जो अपील करता है फाइल कोर्ट में, मींस केस करता है। और एक और वर्ड है रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट मींस जिसके खिलाफ हम करते हैं, मींस जो अपने आप को बचाता है। सो अपीलेंट ने क्या किया, मोहम्मद खान ने एग्जीक्यूट किया एक एग्रीमेंट हुसैनी बेगम के फादर के साथ कि इन कंसिडरेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स मैरिज विद हिज सन बोथ बीइंग माइनर्स। मींस यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद खान ने जो है एक एग्रीमेंट किया हुसैनी बेगम के फादर के साथ कि वो उसकी शादी अपने बेटे के साथ करे, और दोनों ही तब माइनर थे। और ये भी कहा कि जो रिस्पोंडेंट है मींस जो हुसैनी बेगम का फादर है वो उन्हें 500 जो है एज अ एक्सपेंस लेगा। अगर सिंपली हम इन चीज़ों को काट लें, सिंपली हम कह दें कि उसने क्या किया कि इन केस जब तक वो बड़े नहीं हो जाते या उनकी शादी में मंथली जो है वो 500 रुपये कौन देगा, हुसैनी बेगम का फादर देगा। अब हस्बैंड और वाइफ जो है सेपरेट हो जाते हैं, और जो सूट है वो कौन ब्रॉट करता है, प्लेंटिफ मींस जो रिस्पोंडेंट होता है हुसैनी बेगम फॉर द रिकवरी ऑफ एरियाज की जो उन्होंने एन्युटी पे किया उन्हें अब वापस मिलनी चाहिए। इट वॉज हेल्ड कि नॉट अ पार्टी टू एग्रीमेंट बट clearly entitled to recover because a charge had been created on specific immovable property for alliance in her favor। जैसे हम कहते हैं ना कि दाज, यही उन्होंने बात किया। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक्स और वाई में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि जो एक्स का बेटा था जेड और वाई का बेटा था की बेटी थी ए, कि इन दोनों ये थे माइनर, और इन दोनों ने की शादी के रिलेटेड इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ था कि जो वाई है ना, लड़की का फादर जो है वो 500 मंथली पे आउट करेगा इनको। और अब क्या हुआ, बाद में कुछ समय बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में क्वारल हुई और ये सेपरेट हो गए हस्बैंड ऑफ वाइफ। अब ए ने केस फाइल कर दिया इनके ऊपर कि जो हमने आपको 500 मंथली दी थी एन्युटी जो हमने दिया था वो हमें वापस करो। मीन्स क्लेम मांग लिया। बीइंग अ स्ट्रेंजर टू एग्रीमेंट ए हैज अ राइट बिकॉज यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। थर्ड पॉइंट आता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल।
इसका सिंपल मीनिंग है कि एक्स ने सोल्ड किया अपना घर वाई को, रजिस्टर्ड सेल डीड थी और कुछ पार्ट्स जो है उसने वाई के हैंड्स में रह दिया, डिजायरिंग हिम कि वो अमाउंट जेड को पे कर दे। एक्स का एक क्रेडिटर था जेड, एक्स ने अपना घर बेचा वाई को और कुछ पार्ट जो था ना सेल प्राइस का, मीन्स उसने पूरे पैसे नहीं लिए, उसने थोड़े से पैसे रख दिए वाई के पास ही कि तुम मुझे सारे पैसे ना दो, मुझे देने की बजाय तुम थोड़े से पैसे, मेरा एक क्रेडिटर है जेड उसको दे दो। सब्सिक्वेंटली वाई ने जो है वो पेमेंट कर दी जेड को कि ये जो है एक्स ने पैसे दिए थे और ऐसा ऐसा हमारा बैलेंस है, वुड बी रिमिटेड, अब ऐसे ही हम रिमिट करेंगे बैलेंस। बट बाद में वाई हाउएवर फेल टू रिमिट द बैलेंस, उसने ये क्यों किया था कि मैं आपके पास रख रहा हूँ और जब एक्स आपको पैसे देगा तब आप मुझे ये मेरे पैसे वापस कर देना, लेकिन बाद में वाई फेल कर देता है अब और जेड उसको स्यू कर देता है। ऑल्दो जो जेड है इट वॉज हेल्ड इंटाइटल्ड टू स्यू फॉर रिकवरी ऑफ एन अमाउंट, इवन यहाँ पे कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं, विदाउट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स यहाँ पे कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वाई और जेड में, क्योंकि वाई हैज़ एक्नॉलेज हिज लाइबिलिटी टू जेड। यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि वाई ने पहले ही जो है अपनी लाइबिलिटी जेड को बता दी। वेयर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू द थर्ड पार्टी, और एक्नॉलेज भी करती है वो अपनी पेमेंट थर्ड पार्टी को, उस केस में थर्ड पार्टी जो है वो स्यू कर सकती है उस पार्टी को जो पेमेंट को एक्नॉलेज कर रही है, ऑल्दो कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मीन्स यहाँ पे कुछ केसेस लिखे हुए हैं जब जब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्यू कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट, जब आपने थर्ड पार्टी को एक्नॉलेज करवा दिया तब भी जो है थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है, आप उस पार्टी को स्यू कर सकते हैं जब चार्ज एक मूवेबल प्रॉपर्टी पे है, जब विश्वास है, ट्रस्ट क्रिएट है। नेक्स्ट आता है फैमिली अरेंजमेंट, अगर तो वो फैमिली अरेंजमेंट है तो उस केस में हम देखते हैं नेक्स्ट, और ये केसेस के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप फॉर एग्जांपल लगाकर ये लिख सकते हो। टू ब्रदर्स थे, उनकी पार्टीशन हुई घर की और उन्होंने इन्वेस्ट किया 300 रुपीज इन इक्वल शेयर्स टूवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ देयर मदर, कि मदर के जो है उसको दोनों भाई जो है 300 रुपया देंगे, इक्वल शेयर्स थे उनके, उसके सब्सिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू डू सो। हेल्ड, इट वाज हेल्ड कि जो मदर है अब वो दोनों पार्टीज को जो है वो स्यू कर सकती है, entitled to required to make investment even though she is not a party to agreement because she was beneficiary, वो beneficiary थी, party to contract नहीं थी, बट फिर भी वो जो है sue कर सकती है क्योंकि consideration, stranger to consideration वो नहीं है, stranger to contract है वो। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट, मीन्स जब राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर असाइंड ईदर वॉलेंटरली और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तब भी जब हमारी मर्जी से या लॉ की तरफ से जो है हमारी राइट्स मिल जाती हैं। अ होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी एंड इन्फोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज इवन दो ही वाज नॉट पार्टी टू इट व्हेन इट वाज मेड। मीन्स जैसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है किसी को भी हम दे सकते हैं और वो राइट उस बंदे के पास चले जाता है, ऑल्दो वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन उस कंसिडरेशन का बेनिफिट उसे होता है। नेक्स्ट आता है एजेंसी, मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय एजेंट विद अ थर्ड पार्टी, वो प्रिंसिपल अवॉइड नहीं कर सकता उस एक्ट को अगर तो वो एजेंट की अथॉरिटीज के स्कोप के अंडर आ रहा है। नेक्स्ट आता है कन्वेनेंस रनिंग विद लैंड, मीन्स जो लैंड है उसके रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। इन केस कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, जो परचेजर है लैंड जो खरीदने वाला है उसके पास एक नोटिस होना चाहिए। नोटिस क्या होना चाहिए कि ऑनर है जो लैंड का वो सर्टेन कंडीशंस के साथ बाउंड है, मींस उस लैंड के साथ जितनी भी रिलेटेड कंडीशंस है वो सारी, अगर तो वो डिस्प्यूटेड लैंड है कोई पेनल्टी पड़नी है उस लैंड को तो वो सारी कौन अब देगा, जो खरीद रहा है उस लैंड को, ये सारी कंडीशंस वो फुलफिल करेगा, उसके साथ बाउंड हो जाएगा। ऑल्दो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या इस पे पेनल्टी पड़ी है इसका कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी, तब वो नहीं था, मीन्स वो स्ट्रेंजर टू दैट कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर भी अब लैंड उसकी होने वाली है, लैंड का बेनिफिट उसे मिलेगा तो उसको जो है पेनल्टीज वगैरह पे करनी पड़ेंगी। एट्थ पॉइंट है इन केस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मे बी अलाउड टू स्यू इफ इट इज कंडक्टिव टू इक्विटी मीन एंड जस्टिस, मीन्स हमने किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना, अगर वो जस्टिस है कि हाँ भाई उसको कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, केस ठीक है, कोर्ट अगर ये इक्वल मान ले कि ये ठीक है इक्वेबल है जस्ट है ग्राउंड्स पे है तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकता है। यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है कंसिडरेशन की, कब कोई कंसिडरेशन नहीं है मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ केसेस में ये भी होता है कि जब कंसिडरेशन ना हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन,
अगर लव एंड अफेक्शन है, दोनों पार्टीज में सोशल रिलेशनशिप है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक्स जैसे पॉकेट मनी की अगर हम बात करें, एक्स फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस कि वो अपने बेटे को वाई को 1,000 रुपया देगा, और एक्स पुट्स हिज प्रॉमिस टू वाई इन राइटिंग और रजिस्टर करवा लिया। ये एग्रीमेंट हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि ये लव का है, उसने महीने उसको पॉकेट मनी देनी है, अगर 1 महीने ना भी दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मीन्स नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन नियर रिलेशंस में आता है, और यहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्फोर्समेंट होगा। ये आता है नियर रिलेशन मीन ब्लड रिलेशंस में या मैरिज के रिलेशंस में। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन फॉर वॉलेंट्री सर्विसेज। अगर आप वॉलेंट्रीली सर्विसेज दे रहे हो और उसके लिए कंपनसेशन मांग रहे हो, उस केस में इफ अ प्रॉमिस है कि कंपनसेट करेंगे हम सारा या कुछ पार्ट्स में किसी पर्सन को जो ऑलरेडी वॉलेंट्रीली उसने कुछ काम कर दिया है, विच प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू, मीन्स प्रोमिसर ने वो लीगली उसको कंपल्शन थी, कंपेल था वो कि उसने काम करना है। सो उस केस में ये नीचे उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि एक्सेप्ट इन्फोर्स करने के लिए इस एक्सेप्शन को फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक्स सेव्स वाइज सन फ्रॉम ड्रॉनिंग इन रिवर, वाई प्रोमिसेस टू पे 1,000 टू एक्स, दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन। X finds Y's purse and gives it to him. Y promises to give 50 rupees. It's a contract. X supports Y's infant son. Y promises to pay X expenses. It is a contract. Means यहाँ पे वॉलेंटरली आप सर्विसेज दे रहे हो और आपने अपनी मर्जी से सर्विसेज दी है, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है कंपनसेट करने के लिए या शाबाशी देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एज ए इंसेंटिव ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो उस केस में हम कहेंगे कंपनसेशन जब हमें वॉलेंटरली सर्विसेज में मिलती है तो वो हमारी कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है टाइम बियर्ड डेट। टाइम बियर्ड डेट वो डेट होता है कि जहाँ पे रिस्क रिकवर करने का टाइम निकल चुका है, एक्सपायरी पीरियड जो है वो रिकवर करने का हो चुका है, कि अगर 3 साल में हमने अपना रिस्क कवर करना था और 3 साल अब हो चुके हैं, अब हम नहीं रिकवर कर सकते, तो वो हो गया टाइम बियर्ड डेट। और टाइम बियर्ड डेट रिकवर नहीं हो सकता, देयरफॉर अ प्रॉमिस कि अगर हाँ जी भाई हम टाइम बियर्ड डेट पे करेंगे, वो कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व होगी। सो कुछ उन्होंने कंडीशंस लिखी हुई हैं नीचे, इन कंडीशंस को अगर आप पढ़ना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्स ने जो है 5,000 रुपये देने थे वाई को, बट उसका डेट जो है वो बियर्ड हो गया लिमिटेशन एक्ट की वजह से। लिमिटेशन एक्ट एक एक्ट है जो टाइम लिमिट लगाता है कि आप कितने टाइम में अपना एक्ट जो है डेट रिकवर कर सकते हो, एज सच वाई आप नहीं रिकवर कर सकता। एक्स साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे वाई 5,000। अब ये जो वाई का 5,000 का प्रॉमिस था, ये कोर्ट नहीं मानेगी कि ये कंसिडरेशन है, क्योंकि कंसिडरेशन कब माननी थी, जब वो डेट जो है लिमिटेशन एक्ट ने जितना टाइम था उसके अंडर ही रिकवर हो जाता। नेक्स्ट आता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। मींस कंप्लीटेड गिफ्ट्स होते हैं अगर हमने कुछ गिफ्ट्स दिए एक दूसरे को। एक्स ने ट्रांजिस्टर लाया था जापान से और अपने दोस्त को दे दिया, लेटर ऑन वो वापस मांग रहा है कि मुझे ट्रांजिस्टर दे दो, दोनों दोस्तों में लड़ाई हो गई, तो कोई कंसिडरेशन नहीं थी, हैंस ये हम नहीं मानेंगे कि बिकॉज द रूल ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट अप्लाई फॉर द गिफ्ट्स विच हैव ऑलरेडी बीन मेड। गिफ्ट्स के केसेस में कंसिडरेशन नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी बन गया। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, अगर हम ग्रेट्यूटस प्रॉमिस मींस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉमिस करें चैरिटी का, चैरिटी के केस में हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन हम चैरिटी नहीं मानेंगे। यहाँ पे उन्होंने एक केस दिया, हम यहाँ पे कर लेते हैं। केदारनाथ और गौरी मोहम्मद का केस है। गौरी मोहम्मद ने प्रॉमिस किया था कि वो 100 रुपीज़ जो है कंस्ट्रक्शन जो टाउन हॉल की होनी है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अब केदारनाथ जो सेक्रेटरी था, इस फेथ के ऊपर उसने जो है कॉन्ट्रैक्टर्स बुला लिए, सब काम करवा लिया, स्टार्ट करवा दिया। अब जब डिफेंडेंट गौरी मोहम्मद ने मना कर दिया कि नहीं अब वो उसे नहीं पैसे देगा, सो केदारनाथ जो है उसको तब लॉस हो गया। However, he is enforced only to extent of liability incurred by the secretary in case promises, even though gratuitous, become enforceable because on the faith of promises secretary had incurred liability। इस केस में कंसिडरेशन तो नहीं थी, लेकिन सेक्रेटरी ने फेथ किया, ट्रस्ट दिखाया और उसने क्या कर दिया कि काम शुरू करवा दिया। इस केस में जो लायबिलिटी है वो सेक्रेटरी को पड़ी। उस लायबिलिटी के लिए कौन जिम्मेवार है? सेक्रेटरी खुद। यहाँ पे उन्होंने क्या बताने की कोशिश किया कि अगर हमने चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है तो वो कंसिडरेशन नहीं है, वो सिंपली जो है हम ऐसे प्रोमिस किए हैं
लेकिन अगर उस प्रॉमिस की वजह से कोई लायबिलिटी इंकर होती है तो जो प्रॉमिसर है वो लायबल होगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉमिस ओनली। प्रॉमिसर कब तक कहाँ तक लायबल होगा, मीन्स ये 100 रुपीज़ के लिए लायबल होगा। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी है तो वो कौन पे आउट करेगा, वो सेक्रेटरी खुद पे आउट करेगा। ये नहीं है कि उसने 100 कहा तो हम उससे कह दें कि आप 120 दे दो, कंट्रीब्यूट कर दो। नो, कहता गोरी मोहम्मद विल बी लायबल फॉर ओनली ₹100। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है एजेंसी। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। कोई कंसिडरेशन, अगर हमने प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप क्रिएट करना तो हमें कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। रेमिशन मीन्स रिमिट करना। जब एक प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस एग्रीज कि हमारे पास हमें 5,000 रुपये मिलने थे किसी से, लेकिन हमने कह दिया आप 5,000 छोड़ो, आप सिर्फ मुझे जो है 4,000 रुपये दे दो, बाकी मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। तो वो माफ़ किया हुआ पैसा क्या होगा, वो हमारी रेमिशन होगी। जैसे यहाँ पे था, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन क्रेडिटर एग्रीज टू रिसीव 500 अगेंस्ट द डेट ऑफ 1,000। अब अगर 1,000 के डेट के बदले वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ जो है 500 रुपये दो, तो उस केस में जो 500 बाकी रह गया वो कंसिडरेशन नहीं है। गारंटी के एक्ट में भी कंसिडरेशन नहीं होती, आप बिना कंसिडरेशन के गारंटी देते हो। बेलमेंट के एक्ट में अब ये देखना होगा कि बेलमेंट वो ग्रेटुइटस बेलमेंट है या नॉन ग्रेटुइटस। अगर तो वो ग्रेटुइटस बेलमेंट है तो उसमें कंसिडरेशन नहीं होगी, अगर वो नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट है तो उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसिडरेशन डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ, कि इंग्लिश और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। इंडियन लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को माना जाता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को नहीं माना जाता। फ्लो ऑफ कंसिडरेशन जो है मे मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, लेकिन इंग्लिश लॉ में वो प्रॉमिस से पे ही मूव करेगी, किसी थर्ड पार्टी के मूव नहीं कर सकती। इट मीन्स जो हमने ये रमाया वर्सेस चिनाया वाला केस किया वो इंग्लिश लॉ में नहीं चलेगा, वो इंडियन लॉ में है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 25th सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा। ये फॉर्मल और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंग्लिश लॉ के, और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो राइटिंग में है, सील्ड है, और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स को कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, इट इज़ गुड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन लॉ, अगर वो राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पे ये सफिशिएंट नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने, क्योंकि यहाँ पे वो सोशल अरेंजमेंट कह देते हैं, फैमिली अरेंजमेंट वर्ड यूज़ कर देते हैं, लेकिन इंडियन लॉ में ये गुड है। सो ये थे छोटे छोटे टॉपिक्स, थोड़े टिपिकल टॉपिक्स थे, मीन्स मिक्स होने वाले टॉपिक्स थे, लेकिन अगर आप एक बार रीड करोगे तो ये क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम जो है नोट्स एक्सप्लेनेशन उन टॉपिक्स की करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। सो ये हम जो है पार्ट 3 वीडियो में आपको मिलेगी ये एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई हो। थोड़ी सी टिपिकल वर्डिंग्स आती है, सो इसलिए आपको पार्ट 1, 2, 3 ध्यान से समझने होंगे, सो दैट अगर आप डायरेक्टली कह दीजिए पार्ट 2 देखें तो 1 में जो टॉपिक्स कवर आउट हुए, जो वर्ड्स क्लियर हुए उनके मीनिंग, वो 2 में दोबारा नहीं होंगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक कंसिडरेशन में, जिसमें हमने आज बुक टू बुक एक्सप्लेनेशन कंसिडरेशन चैप्टर की पूरी कंप्लीट कर ली। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बीकॉम सेमेस्टर 2 की, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।